चलो, तो अब मुझे पहले एक बार अब बताएंगे, बस वार्तालाप बंद। तो एक बार आप पहले मुझे बताएंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट आए। तो पहले अपने डाउट बताओ, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बस पेपर दो। चलिए जरा सारे लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है एब्डोमिनल मसल प्ले अ रोल इन मेनली ड्यूरिंग, बताओ कब, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एनसीईआरटी में याद है कि जो है लास्ट लाइन में लिखा था कि एडिशनल मसल जो एब्डोम ना, जो अपन ने क्लियर किया था कि एब्डोमिनल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल जो काम आएगी वो केवल फोर्सफुल एक्सेलेशन में काम आती है। 171 बेटा देना। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बालकों को अगर कहीं डाउट हो तो आप फटाफट बता सकते हैं एक बार। 171 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली। आरबीसी। आरबीसी के पास कोई सेल ऑर्गेनल या न्यूक्लियस था? नहीं। सेल ऑर्गेनल नहीं है मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक। 178 फिर दो बेटा पेपर। 178 में कहा फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव वाल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन। आसान सा आंसर है कि वेन में वाल्व होते हैं, आर्टरी में नहीं होते। अपन ने क्लास में खूब अच्छे से समझा था कि वाल्व केवल वेन में पाए जाते हैं, आर्टरी में नहीं होते। आगे 170 173 in which of the following form carbon dioxide is not transported? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बना था, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है तो। अपन ने क्लास में क्लियर किया था कि एब्डोमिनल मसल केवल एक्सेलेशन में काम आती है। अब चारों चीजें तो उसमें से अपन एक्सेलेशन लेंगे ना। इसमें एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी, ठीक। क्या हमने कभी सीधे सीधे एनसीईआरटी रटी? नहीं। हमने एनसीईआरटी समझी कि कहां क्यों लिखा हुआ है। तो वहां जब कहा कि एडिशनल सेट ऑफ मसल है, तो वो एडिशनल सेट ऑफ मसल कहां काम आ रही है, तो एनसीईआरटी ने लिखा कि ब्रीदिंग में काम आती है। तो वहां पे अपन ने क्लियर किया कि ये काम आएगी एक्सेलेशन में, इनहेलेशन में रोल नहीं होता इसका। 163 क्लास के बाद बात करें। 163 ability to maintain and moderate the respiratory rhythm is due to all of these। मेंटेन करेगा आरआरसी, मॉडरेट करेगा न्यूमोटेक्सिक, दोनों न्यूरल सिस्टम में आते हैं। 183 if the plasma of recipient does not have both anti A and anti B antibody, यानी कि रेसिपिएंट कौन है, ए बी। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो इसको अपन कौन सा ब्लड दे सकते हैं, सारी। प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी नहीं है तो मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप है। और कोई? 200 में बिल्कुल, इसीलिए तो है ताकि तुम ध्यान दो कि कहां पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। क्या लिखा था एनसीईआरटी ने, एल्बुमिन हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, यहां पे ओनली कर दिया, गलत हुआ ना। फिर कहा ऑल ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में क्या लिखा था कि मेनली, या सॉरी प्राइमरीली लिखा था, ये ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस कैपेबिलिटी। फिर कहा कि ओनली 2 हर्ट साउंड्स आर देयर, तो अपन ने कहा था प्रोमिनेंट होते हैं 2, बाकी होते 4 हैं। फिर हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल है इलास्टिक फाइबर, तो कौन सा था, कोलेजन फाइबर था। फिर कहा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स लीड टू इन्फ्लामेशन, नहीं,
Inflammation lead to fibrosis. क्या? अगर ओनली लगा होगा तब गड़बड़ है ना। अगर ओनली नहीं होता, केवल लिखा होता कि टू हर्ट साउंड्स आर देयर, तो मैं इस स्टेटमेंट को सही मान लेता। हमेशा ध्यान रखो, अगर स्टेटमेंट में ओनली, ऑलवेज, नेवर ऐसे कुछ भी वर्ड अगर आते हैं तो फिर आपको सतर्क रहना है कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ हुआ? नहीं, छोड़ दिए। अच्छा, सेक्शन बी में था तो छोड़ने का विकल्प था। हाँ बेटा, और किसी क्वेश्चन में 192, क्वेश्चन नंबर 192 कहता है amount of CO2 that diffuses across the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is higher than that of O2। सही है। अपन ने कहा था ना कि पर यूनिट डिफरेंस पर अगर हम बात करें तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, O2 की कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? CO2 का। 184, क्वेश्चन 184 कहता है प्लाज्मा डिफर फ्रॉम सीरम। सीरम को नहीं, यहां पे क्या है, प्लाज्मा किस में डिफर करता है? तो प्लाज्मा डिफर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, सॉरी प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। डन। अब जरा एक बार बताओ, ओवरऑल पेपर में कितने बालकों के नंबर 650 से ऊपर आ रहे हैं? 650 से ऊपर कितने लोगों के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक जुल्लू में तो एक मेरी तरफ से गड़बड़ है, तो उसको अपन करेक्ट कर देंगे। उसका आंसर शायद कितना, 3 था ना? आंसर की में 2 था जबकि होगा 3, तो 191 का 3 होगा। चलो, तो 11 लोगों के 650 से ऊपर। अब आ, कितने बच्चों के नंबर 400 से नीचे रहे? ईमानदारी से बताओ, शर्माना नहीं है। जब तक अपन अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। 400 से नीचे कितने बच्चों के रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक काम करते हैं, जितने बच्चों के नंबर 400 से नीचे रहे, तुम एक कागज पे, एक कागज फाड़ो, उस पे अपना नाम लिखो। हाँ, पूरे पे लिखो, बाकी सबके भी लिखाने हैं नाम। बातचीत नहीं बेटा, लाओ, अब तुम लिखो इसी के नीचे। और इधर 400 से नीचे किसी के थे? इधर बीच वाली लाइन में लिखो नाम अपना। पेन ही नहीं है? तुम्हारे क्या 2-3 बार कम हो गए? अच्छा, औरों के भी लिख रहे हो? लाओ। और किस किस के थे 400 से नीचे? 400 करीब लिखो नाम। हाँ कोई नहीं, लिख दो तुम अपना नाम। लिखो लिखो। और बेटा जल्दी करेंगे। लाओ। और किस किस के थे? लिखो।
तो जुलूजी में ही तो बढ़ाना है, पूरा 180 लेके जाना है। 181 RH इनकम्पेटिबिलिटी होता है जब अगर 180 odd one among the following blood vessel with reference to blood deoxygenated or oxygenated which is carried by them। तो पल्मोनरी आर्टरी बोल कैसा होता है, ऑक्सी की डीऑक्सी? डीऑक्सी। पल्मोनरी वेन में ऑक्सी, कोरोनरी वेन के अंदर वेन लगाए नाम क्या गया यार, वेन का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी, वेना के बाद डीऑक्सी, तो अकेला ऑक्सी किसके पास है, पल्मोनरी वेन के पास, ये हो गया ऑड वन आउट। लिख गए? और नाम ऐसे लिखना कि मैं पढ़ लूं। और इधर कोई बालक नहीं? लो बेटा इधर फटाफट किसके थे, 400 से कम, लिखो अपना नाम। लो सॉरी बेटा जल्दी से लिखेंगे। अभिजीत और शुभम बेटा जो क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर गड़बड़ है, आंसर 3 जाएगा। और एक बार 164, चलिए बेटा एक बार पेपर देना, 164 कौन सा था? वन 164 में अपन ने कहा कि ब्रीदिंग रेट इज मेनली कंट्रोल्ड बाई, तो क्या होगा, CO2 लेवल इन आर्टेरियल ब्लड। तो कैरोटिड आर्टरी और जो है कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी CO2 लेवल मॉनिटर कर रहे थे किसके अंदर, आर्टीरियल ब्लड में। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जल्दी से नाम लिख के पेज आगे बढ़ाते जाओ। चलिए आप नाम लिखेंगे तब तक अपन आगे शुरू करते हैं। तो अब जरा ध्यान दें, बातचीत बंद। देखो अगला टॉपिक आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, कंपेटिवली छोटा सा है, पर हां चैप्टर में एनसीईआरटी कई जगह पे कुछ बातें लिखती है जो समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे कुछ बारीकियां हैं जिनको समझना जरूरी है। तो एक बार अपन शुरू करते हैं, पेज नंबर 290 पे आ जाएंगे। कितने पे आए, पेज नंबर 290। और अब बस ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहली लाइन में लिखेंगे, देखेंगे एनसीईआरटी ने कहा कि जो एनिमल्स हैं ये बेटा एकुमुलेट करते हैं। क्या कहा, एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, एकुमुलेट। एकुमुलेट का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना। अब देखिए इकट्ठा करने में किस किस का नाम लिया है, तो कहा कि एनिमल्स एकुमुलेट करते हैं। एक तो कहा अमोनिया, अमोनिया के बाद नाम किसका लिया है, यूरिया। यूरिया के बाद फिर कहा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के बाद अब नाम किसका लिया है, CO2। CO2 के बाद नाम किसका लिया, वाटर। और वाटर के बाद फिर नाम लिया है आयंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम है। आयंस में अगर आप देखिए तो फॉस्फेट है, सल्फेट है, हम सिंपली यहां इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेते हैं। तो पहली लाइन समझेंगे, एनसीईआरटी ने क्या कहा कि एनिमल्स इतनी चीजें एकुमुलेट करते हैं। आगे पढ़िए लाइन,
कहा कि आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एक्सेस इंजेशन, यानी कि ये चीजें इकट्ठी कितने कारणों से होंगी? दो। पहला कारण क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म। और दूसरा कारण क्या है? एक्सेस इंजेशन, यानी कि जितना चाहिए था उससे हमने ज्यादा लिया। तो अब मुझे बताएं, ये जो अमोनिया है, क्या हम अमोनिया को इंजेस्ट करते हैं, कभी खाते हैं, लेते हो अमोनिया? नहीं। क्या हम यूरिया इंजेस्ट कर रहे हैं? नहीं। यूरिक एसिड इंजेस्ट किया? नहीं। CO2 इंजेस्ट किया? नहीं। अगर इन चीजों को इंजेस्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि अगर इस लिस्ट में से नाम आ जाए तो ये जो चार चीजें हैं ये आपके अंदर किसकी वजह से बनती हैं? मेटाबॉलिज्म। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा कि एकुमुलेशन किसकी वजह से है? या तो मेटाबॉलिज्म की वजह से है या फिर एक्सेस इंजेशन की वजह से है। अब आप देखिए, क्या हम पानी उतना ही पीते हैं जितना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है या उससे ज्यादा? तो ऑब्वियस सी बात है, हम पानी ज्यादा पीते हैं। और बल्कि हमसे कहा जाता है कि पानी तो जितना ज्यादा से ज्यादा पियो आपकी हेल्थ के लिए। बेटा इधर ध्यान, पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पिएंगे आपकी हेल्थ के लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि वाटर का क्या हुआ? एक्सेस इंजेशन। और जो पानी हम पी रहे हैं, तो बच्चे हम डिस्टिल्ड वाटर तो पीते नहीं है। हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर आयंस मौजूद है। हम जो खाना खा रहे हैं उसे बनाने में जो पानी यूज हुआ वहां भी आयंस मौजूद है। तो यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? तो इनका बॉडी में जो एकुमुलेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ है? एक्सेस इंजेशन की वजह से ये दोनों चीजें बॉडी के अंदर इकट्ठी हुई। तो आपने कहा कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट आ गए एक्सेस इंजेशन वाली लिस्ट में। अब अगली लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कहती है दे आर रिमूव टोटली और पार्शली, या फिर कहा है कि दे हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। क्या कहा है? हैव टू बी। समझना दो बातें। पहला, एनसीईआरटी अगर कहती कि दे आर रिमूव टोटली और पार्शली। दूसरा, एनसीईआरटी ने कहा दे हैव टू बी रिमूव्ड। हैव टू बी रिमूव्ड का मतलब क्या होता है कि रिमूवल होता है या रिमूवल होना चाहिए? होना चाहिए। अब जो होता है और जो होना चाहिए वो दोनों बातें अलग अलग होती हैं या सेम? अलग अलग बातें हैं। होना चाहिए यानी कि आप एक स्टैंडर्ड, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। और क्या होता है वो अलग कहानी है। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपको भाई दिन में सपोज अगर कहा कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी 8 घंटे की होनी चाहिए, और क्या होती है वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक? तो क्या होना चाहिए और क्या होता है ये दोनों बातें सेम है क्या? नहीं। एनसीईआरटी ने क्या कहा? दे हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। तो यानी कि अब हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें टोटली रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। किया जाता है ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जिन्हें टोटली रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। और जिनको टोटली रिमूव करने की कोशिश नहीं की जाएगी, यानी कि जिनका पार्शियल रिमूवल किया जाएगा, तो अगर आप टोटल वाली लिस्ट बनाते हैं तो बच्चे इसके अंदर अमोनिया आएगा। ठीक? अमोनिया हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। अमोनिया को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अमोनिया का रिमूवल कैसा होगा? टोटली हम रिमूव करना चाहते हैं। इसी पेज पर नीचे से चौथी लाइन पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज मेंटेन इन किडनी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक? यानी कि कुछ अमाउंट में यूरिया को आप क्या कर रहे हैं? रिटेन करना चाहते हैं ना। तो बताओ यूरिया टोटल में आएगा कि पार्शियल में? पार्शियल के अंदर। तो अगला जो यूरिक एसिड है ये भी टोटल वाली लिस्ट में आ गया, अपने काम की चीज नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम कहां रखेंगे? टोटल वाली लिस्ट में। तो यानी कि हम इनका टोटल रिमूवल करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि चीजें हमारी बॉडी के अंदर रहें। वहीं पर अगर हम देखें तो बच्चे जो यूरिया है, क्या यूरिया का हमने टोटल रिमूवल करना चाहा? नहीं। वाटर का टोटल रिमूवल करना चाहते हैं? नहीं। रहीमदास ने कहा ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। तुम्हारी हिंदी भी खराब है। ठीक? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
मोती यानी कि पर्ल बिना पानी के नहीं होता, मानस यानी कि हम, चून यानी कि आटा, अगर पानी नहीं है तो आटा बेकार चीज है, फिर आटे का क्या करेंगे, किसी काम नहीं आएगा ना। तो तीनों चीजों में पानी की आवश्यकता होती है। तो यानी कि क्या हम पानी का टोटल रिमूवल करना चाहते हैं? नहीं। फिर आप ध्यान देंगे पिछले चैप्टर में एनसीईआरटी ने क्या लिखा था आपका, कि जो एल्ब्यूमिन है वो हेल्प करता है टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इसका मतलब हुआ कि एल्ब्यूमिन के अलावा रोल किसका था बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो क्या हम इलेक्ट्रोलाइट को टोटल रिमूव करना चाहेंगे? नहीं। यानी कि ये चीजें हैं जिनका रिमूवल कैसा होता है बेटा? पार्शियल। तो बोलो, पार्शियल रिमूवल वाली लिस्ट में किस किस का नाम? यूरिया, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। टोटल रिमूवल वाली लिस्ट में अमोनिया, यूरिक एसिड और CO2। पहली दो लाइनें समझ में आ गई। अब ध्यान देंगे आपने क्या किया भाई, आखिर ये एक्सक्रीशन है क्या, या एक्सक्रीशन में किन चीजों का रिमूवल किया जाना है। तो हम अपने बारे में जरा बात करते हैं। हम अगर अपने बारे में देखें तो हमारे फूड के अंदर बेटा प्रोटीन मौजूद थी। फूड के अंदर क्या मौजूद था? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसका जब आपने डाइजेशन किया तो डाइजेशन करके आपने इसे कन्वर्ट किसके अंदर किया? अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन को बनाया क्या? अमीनो एसिड बनाया। ये जो अमीनो एसिड है इसको हमने एब्सॉर्ब किया। अब अमीनो एसिड होता क्या है? तो अगर आप अमीनो एसिड का फॉर्मूला देखें तो अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप है और एक आप जानते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, साथ में रिएक्टिव ग्रुप आ जाएगा R, क्योंकि अमीनो एसिड के लगभग 200 से ज्यादा टाइप है। तो यहां एक रिएक्टिव ग्रुप अपन ने लगा दिया जिसको चेंज करते जाएंगे अमीनो एसिड बदलता जाएगा। यानी कि यह अमीनो एसिड की फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। अब ये जो अमीनो एसिड है इसका हमारी बॉडी जो प्रयोग करेगी वो एक तो इसे प्रयोग किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब बेटा ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन में जो एमआरएनए आएगा, एमआरएनए पर जो कोड है उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड अरेंज होंगे और क्या बनने वाला है? प्रोटीन। तो यानी कि बॉडी को जब तक प्रोटीन सिंथेसिस करनी है तब तक अमीनो एसिड को यूटिलाइज किया। अमीनो एसिड के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये जो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है, ए मतलब अमीनो एसिड, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। एक्सेस अमीनो एसिड को हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है। यानी कि जितना आपने अमीनो एसिड लिया या जितना आपने प्रोटीन लिया, अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आया तो ठीक, नहीं काम आया तो बॉडी उसे स्टोर नहीं करेगी। जब स्टोर नहीं करेगी तो अब इसमें काम किए जाते हैं दो। पहले काम को आप नाम देते हैं बेटा डीएमिनेशन। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है पर समझने के लिए जरूरी है कि आखिर कहानी चल क्या रही है। तो पहली चीज क्या होती है? डीएमिनेशन। ये जो डीएमिनेशन है ये होता है इन एवरी सेल ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की हर सेल डीएमिनेशन करती है। कोई भी सेल हो, हर एक सेल में डीएमिनेशन होगा। अब बताओ, डी का मतलब क्या है? नहीं, और एमिनेशन में वर्ड क्या आ गया? अमीनो ग्रुप। यानी कि अगर आप इस अमीनो एसिड में से क्या निकाल दें? अमीनो ग्रुप निकाल दें, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन के बाद एक तरफ तो आपके पास यहां बचेगा अमोनिया, एक तरफ क्या बचा? अमोनिया बचा, और दूसरी तरफ रिमेनिंग जो पार्ट आपके पास बचा यानी कि CH, COOH और इधर बचा R वाला पार्ट। ये जो चीज है इट विल बी, ऑब्वियस सी बात है, अभी कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही तो ये इस फॉर्म में तो नहीं रहने वाला है, ये चेंज होता है। इट विल बी कन्वर्टेड आइदर इन ग्लूकोज, या तो बॉडी इसे कन्वर्ट किस में करेगी? ग्लूकोज में। या फिर आप एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी पेज नंबर 103 पर लिखती है एडिपोज टिश्यू। देखिए पेज नंबर 103 पे आपको मिलेगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। लाइन मिली? क्या अमीनो एसिड न्यूट्रिएंट है? न्यूट्रिएंट है कि नहीं? न्यूट्रिशन मिल रहा है ना आपको इससे, तो अमीनो एसिड क्या है? न्यूट्रिएंट। अभी हमारे पास ये अमीनो एसिड जो प्रोटीन में काम नहीं आया वो एक्सेस है,
तो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड को या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं या फिर कन्वर्ट किसके अंदर कर दिया जाएगा, फैट में। तो पहला काम होता है डीएमिनेशन। वहीं पर इसके साथ दूसरा काम जो किया जा सकता है ये कहा जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, डी कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे बेटा, कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव किया जाएगा, और कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, COOH, इसको रिमूव कर देंगे। जब कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करेंगे तो अब आपके पास दो चीजें बनी। एक तरफ तो बना यहां पर NH2CH फिर R, और एक तरफ क्या निकल गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CO2। ये आगे चल के कन्वर्ट होने वाला है CO2 में। इधर ये जो बचा ये बेटा आपके अंदर आगे चल करके बनाएगा अमाइंस। ये क्या बनाता है, अमाइंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिस्टामीन का नाम याद है, सेरोटोनिन याद है, मिलेटोनिन याद है, एड्रिनलिन याद है, नॉर एड्रिनलिन याद है। ये सब के सब अमाइंस होते हैं। तो ये अमाइंस किससे बनते हैं, जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तब। तो यानी कि ये सारी चीजें जितनी अभी अपन ने लिस्ट गिनी, ऑल ऑफ देम आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव। और ये चीज हमारी काम आएगी जब हम हार्मोन का क्लासिफिकेशन करेंगे तब। तो हमने कहा कि जब अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो उसके बाद क्या बचेगा बेटा आपके पास, अमाइंस। वहीं पर जब डीएमिनेशन होगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फैट। इधर क्या किया, CO2 में कन्वर्ट किया एंड इट विल बी रिमूव्ड। अब इधर आपके पास क्या बचा इस प्रोसेस के बाद, अमोनिया। ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करती है कि जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में आते ही अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन। तो वाटर में आते ही ये कन्वर्ट किस में हुआ बेटा, अमोनियम आयन में। और ये जो अमोनियम आयन है इट अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट ये करेगा। और कोई भी चीज जो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हो, क्या हम उसे अपनी बॉडी में रखना चाहेंगे, नहीं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि ये जो अमोनिया है इस अमोनिया को रिमूव करना है। जब अपने बारे में अगर बात करें तो हमारे अंदर दिस अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। कन्वर्ट किसके अंदर होगा, यूरिया में। अमोनिया से यूरिया को बनाना, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2, ये यूरिया है। अमोनिया से यूरिया को बनाना, इस प्रोसेस को बेटा अपन नाम क्या देते हैं, ऑर्निथीन साइकिल। क्या कहा जाता है, ऑर्निथीन साइकिल कहा जाता है। और ये जो ऑर्निथीन साइकिल है ये ऑपरेट होता है लिवर में। ये ऑपरेट कहां होगा, लिवर में। तो समझिएगा डीएमिनेशन कहां हुआ, तो आपने कहा बॉडी की हर सेल करती है। यूरिया फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर। और अब ये जो यूरिया बनेगा, दिस यूरिया विल बी रिमूव्ड बाय किडनी। अब यूरिया का रिमूवल कौन करेगा, तो आपने कहा कि यूरिया का रिमूवल करना काम किसका है, किडनी का। अब यहां से कुछ चीजें कोरिलेट करें। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस ब्लड वेसल में होगा, तो बोलो आंसर क्या जाना चाहिए, हेपेटिक वेन। भाई यूरिया फैक्ट्री कौन, लिवर। तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम यूरिया किसके पास होगा, हेपेटिक वेन। वहीं पर यूरिया को फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किसके पास, रीनल वेन। रीनल वेन क्या करेगी, इसके पास यूरिया का अमाउंट होगा मिनिमम। तो मैक्सिमम यूरिया किसके पास, हेपेटिक वेन। और मिनिमम किसके पास होगा, रीनल वेन। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई। नीचे वाला पोर्शन लिखना चाहे लिखें, छोड़ भी सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऊपर वाले को एक बार कहीं लिख लेना जिससे अपने को क्लियर रहे कि कौन सी चीजों का टोटल रिमूवल है, किसका पार्शियल है, कौन आया एक्सेस इंजेक्शन से, किसका फॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म में हुआ।
हाँ बेटा, यूरिया सबसे ज्यादा हेपेटिक वेन और सबसे कम रीनल वेन। किडनी से आने वाली वेन का नाम है रीनल वेन, इसमें यूरिया सबसे कम और हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा। नहीं, अपन ने कहा ना यूरिया का पार्शियल। हाँ, डीएमिनेशन बॉडी की हर सेल में होता है। बॉडी की हर सेल डीएमिनेशन करती है, चाहे लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, सारी सेल। आरबीसी में डीएमिनेशन नहीं होता। आरबीसी को एक एज ए एक्सेप्शन छोड़ सकते हैं, फिलहाल इस चैप्टर में उतना रेफरेंस का नहीं था तो इसलिए अपन ने बात नहीं की। क्या बेटा? प्रोटीन का? हाँ, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी अमीनो एसिड आएगा। वो तो डाइजेशन करके आपने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनेगा? अमीनो एसिड बना। एब्जॉर्ब जो हुआ वो कौन हुआ? अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ। वहीं पे बॉडी की सेल्स में भी अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो पहले प्रोटीन को ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे ना। तो फर्दर जो कुछ होना है वो अमीनो एसिड का होना है। नहीं, वो तो अपन ने केवल डाइजेशन के रेफरेंस में बात की। बाकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के रेफरेंस में अगर बात करें तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है ना। आगे बढ़े। हाँ, ये यहां मेटाबॉलिज्म से कितने बने? तो अपन ने कहा 1 2 3, और ये यूरिया भी किससे बना आपका? मेटाबॉलिज्म से। तो ये चारों बने मेटाबॉलिज्म से। इनमें से यूरिया ऐसा है जिसका टोटल रिमूवल नहीं होगा, इसको पार्शियली रिमूव करना है। आगे बढ़ जाए, ध्यान देंगे। देखिए, अब आते हैं बेटा एनसीईआरटी के सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने कहा कि जो एनिमल्स हैं इनमें अगर आप देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखे जाए तो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनका नंबर कितना है बेटा? 3।
तो अपन ने कहा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में से जो मेन है ये कितने हैं? 3। और ये 3 कौन कौन है? तो इनमें से पहला लिखा आपका अमोनिया, कि पहला कौन है इसमें से बेटा? अमोनिया है। तो आपने कहा कि फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकेंड इज यूरिया एंड द थर्ड वन इज यूरिक एसिड। अगर यहां पे लिखा कि मेनली ये 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि और भी होने चाहिए। तो कई सारे होते हैं, जैसे कि आर्जिनिन भी होता है, हिप्यूरिक एसिड होता है, ग्वानिन होगा, कई सारे होंगे, पर मेन कितने रहेंगे? 3। फिर वापस से ध्यान देना कि अगर मेनली लिखा है तो अगर यहां ओनली लगा देंगे तो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो मेनली कितने बेटा? 3। एक बार इन तीनों का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो अमोनिया क्या होता है? NH3। यूरिया क्या है? NH2CONH2। आपको इस बात से क्या समझ में आया कि यूरिया के फॉर्म में अमोनिया के अलावा और किसका रिमूवल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया के फॉर्म में अमोनिया के अलावा रिमूवल किसका किया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये टोपी वाला बालक बताएगा, बता बेटा 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा था टिश्यू को? कितने ml? 5। और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने कितने ml CO2 डिलीवर की थी एल्व्यूलाई को? 4। यानी कि अंतर कितने का था? 1। ऑक्सीजन कितना मिला? 5। CO2 कितना गया? 4। 1 ml CO2 बचा ना। वो जो 1 ml CO2 बचा उसका रिमूवल किसके फॉर्म में किया जाता है? यूरिया। तो अपन ने कहा कि यूरिया के फॉर्म में रिमूवल कितनी चीजों का है? 2। पहला कौन? अमोनिया। दूसरा कौन? CO2। फिर आपने कहा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन। यूरिक एसिड क्या होता है? 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन है। आपको डीएनए आरएनए में नाइट्रोजनस बेस याद आते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। कौन कौन से? पहले का नाम प्यूरिन, दूसरे का नाम पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आप जानते हैं 2 रिंग पाई जाती हैं, पिरिमिडीन में रिंग होती है 1। तो ये जो प्यूरिन है इसी में से 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन का नाम क्या है? यूरिक एसिड। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजनस बेस के मेटाबॉलिज्म में कौन सा नाइट्रोजनस बेस्ड बनता है, तो नाइट्रोजनस बेस का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके अंदर फॉर्मेशन किसका होगा? यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड का बोलो फॉर्मूला क्या है? 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन। यूरिया NH2CONH2 हो गया, और इधर क्या है? अमोनिया। अब ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया को रिमूव करते हो, उन एनिमल्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। यूरिया के बारे में आप देखें, इन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड के केस में इसे कहा जाता है यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। यानी कि एनिमल्स कितने टाइप के हो गए? 3। पहला टाइप कौन सा है? अमोनोटेलिक। दूसरा और तीसरा? अमोनिया के रिमूवल को अमोनोटेलिज्म कहा जाएगा, यूरिया के रिमूवल को यूरियोटेलिज्म कहेंगे, और यूरिक एसिड के रिमूवल को यूरिकोटेलिज्म कहा जाएगा। अब यहां पे अमोनिया के बारे में आप देखें, अमोनिया के बारे में हम कहते हैं कि इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। सो इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। यूरिया के बारे में हम कहते हैं कि यूरिया इज मॉडरेटली सॉल्युबल। यूरिया वाटर के अंदर क्या है? मॉडरेटली सॉल्युबल है, यानी कि सॉल्युबल है पर अमोनिया जितना नहीं है। अमोनिया बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। वहीं पर जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यूरिक एसिड क्या रहेगा बेटा? इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि एनिमल वाटर के साथ अमोनिया को रिमूव कर सकते हैं, वाटर के साथ यूरिया रिमूव किया जा सकता है, जबकि यूरिक एसिड को रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूरिक एसिड इंसॉल्युबल है। इसीलिए एनसीईआरटी में लास्ट लाइन में पढ़ेंगे कि कहा कि यूरिक एसिड इज रिमूव
इन फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। किसके फॉर्म में रिमूव करते हैं बेटा? पेस्ट और पैलेट। पेस्ट का मतलब हुआ कि अगर यूरिक एसिड के बहुत फाइन क्रिस्टल्स हैं और वाटर के साथ या फीसेस के साथ बाहर जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहा जाता है। वहीं पर पैलेट का मतलब है कि अगर ये छोटे छोटे कंपैटिबली बड़े पीसेस के फॉर्म में रिमूव किया जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? पैलेट कहते हैं। तो अपन ने कहा कि रिमूवल किसके फॉर्म में होगा? पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में। अब इधर आ जाते हैं। ये जो अमोनिया है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। अमोनिया क्या बेटा? हाईली टॉक्सिक है। तो आपने कहा हाईली टॉक्सिक है। यूरिया के बारे में हम कहते हैं कि यूरिया मॉडरेटली टॉक्सिक है। यूरिया क्या है बेटा? मॉडरेटली टॉक्सिक है। वहीं यूरिक एसिड के बारे में आपने कहा कि यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। इनमें सबसे कम जो टॉक्सिक है वो कौन होता है? यूरिक एसिड। देखेंगे ऐसे एनिमल्स जिनके केस में उनके एग के ऊपर एक लेदरी या कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवरिंग पाई जाए। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स के केस में एग के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है एंड दिस कवरिंग इज परमिएबल ओनली फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। यानी कि O2 CO2 के लिए परमिएबल है, बाकी चीजों के लिए इम्परमिएबल होती है। अब इस कंडीशन में इन एनिमल्स के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग के अंदर होना है। अगर ये एम्ब्रियो गलती से कहीं अमोनिया बनाने लगे तो अमोनिया एग के अंदर मौजूद पानी में डिसॉल्व होगा, मीडियम को टॉक्सिक बना देगा, एम्ब्रियो का खेल खत्म। अगर यूरिया एक्सक्रीट करे तो वही काम यूरिया करने वाला है। अमोनिया ज्यादा जल्दी कर देगा, ये थोड़ा सा देर में करेगा, पर काम होगा वही कि एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर सकता। वहीं पर अगर ये एम्ब्रियो बनाता है यूरिक एसिड तो यूरिक एसिड तो वाटर में डिसॉल्व होगा नहीं। ये क्या होगा कि एग के अंदर एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग निकलता जाएगा और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो एम्ब्रियो एग से आ जाएगा बाहर और यूरिक एसिड कहां रह गया? एग में। तो ध्यान रखना, ऐसे सारे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल हो, जो कैसे हो? टेरेस्ट्रियल, और अगर उनके एग के ऊपर कोई कवरिंग पाई जाती है तो बाय डिफॉल्ट उन सारे एनिमल्स को यूरिकोटेलिक ही होना है। उनमें से कोई भी ना तो अमोनोटेलिक हो सकता है और ना ही उनमें से कोई यूरियोटेलिक होगा। यानी कि बोलो, सारी जितनी भी बर्ड हैं, क्या कोई भी बर्ड अमोनोटेलिक होती है? नहीं, इसका एम्ब्रियो बचेगा ही नहीं। रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक, सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। आप ध्यान देंगे, इंसेक्ट में कॉकरोच के बारे में आपने पढ़ा है कि जो एग्स हैं वो एक कॉमन कवरिंग के अंदर पैक्ड होते हैं जिसका नाम है ऊथिका। कहा कि एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग होते हैं। अब अगर ये कहीं बनाने लगे अमोनिया तो उस केस में क्या होगा कि इसकी वहीं डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बनाएगा? इंसेक्ट भी कैसे रहेंगे? यूरिकोटेलिक होंगे। तो रेप्टाइल कैसे? बर्ड्स, इंसेक्ट, क्यों? क्योंकि इनके एग के ऊपर क्या है? कवरिंग। तो अगर एनिमल टेरेस्ट्रियल है और ओवीपेरस है तो उस एनिमल के अंदर होगा कि बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा? यूरिकोटेलिक होगा, यानी कि एक्सक्रीट क्या करेगा? यूरिक एसिड। तो आपने कहा टॉक्सिसिटी हुई। अब इसमें देखिए, अमोनिया बेटा अगर वाटर में हाईली सॉल्युबल है तो क्या अमोनिया को ब्लड से फिल्टर करके निकाला जा सकता है? अगर अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल है तो क्या हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं अमोनिया को? नहीं। यानी कि अपन कुछ ऐसे मानते हैं, पानी में जो नमक है वो सॉल्युबल है, वहीं पर पानी में प्लास्टिक सॉल्युबल नहीं है। प्लास्टिक के कुछ पीसेस आपने पानी में डाल दिए, थोड़ा सा नमक आपने पानी में डाला, पानी को खूब हिलाया कि सॉल्यूशन बन जाए। अब मैंने आपको एक छन्नी दी, मैंने कहा छान के इसमें से नमक बाहर निकाल दो। क्या नमक बाहर निकलेगा? नहीं, जबकि प्लास्टिक बाहर निकल जाएगी। वही कहानी यहां एप्लीकेट होती है, क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है तो इसलिए अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं होता। तो आपने कहा कि किडनी हैज नो रोल। यहां पर अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं होता। इट इज रिमूव्ड बाय गिल्स और बॉडी सरफेस। तो रिमूवल या तो गिल से होगा
या फिर एनिमल में बॉडी सरफेस से। तो रिमूवल या तो गिल से किया या फिर तरीका क्या था, बॉडी सरफेस। वहीं पर यूरिया और यूरिक एसिड दोनों के बारे में आप देखेंगे कि ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये दोनों मोड पाए जाते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल ना हो, उन एनिमल्स में हमेशा क्या एक्सक्रीट किया जाएगा, यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा। तो यानी कि आपने कहा टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए आवश्यकता किसकी है, या तो यूरिया बने या फिर यूरिक एसिड। यूरिया के बारे में अभी देखो, नीचे से चौथी लाइन में एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, तो हमने कहा था कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन किया जाता है ना, तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन किडनी इंटरस्टिशियम। तो इसको रिमूव कहां किया बेटा, किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर रिमूव रिटेन किया जाता है, और इसकी वजह से मेंटेन क्या होता है, तो आपने कहा टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। अब यहां देखिए, ये काम किसका हुआ बेटा, यूरिया का। अब यहां बात आती है कौन से एनिमल्स में यूरिया एक्सक्रीट होगा, किसके अंदर यूरिक एसिड, और कौन से एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। तो यहां पे एक बार देखते जाएंगे। अमोनिया में सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या लिया बेटा, एक्वेटिक एम्फीबियन। क्या लिया इसके अंदर, एक्वेटिक एम्फीबियन लिया। तो पहला आपने कहा एक्वेटिक एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियन का मतलब क्या हुआ, अगर आप मेढक के लार्वा यानी कि टेडपोल की बात करते हैं, तो टेडपोल फुली एक्वेटिक होता है, पूरी तरीके से कहां रहता है, पानी में। तो इनके जो लार्वा हैं ये फुली एक्वेटिक होते हैं और सबके सब एक्सक्रीट क्या करते हैं, अमोनिया। वहीं पर मेढक जब पानी में है तब तो ये एक्वेटिक है ना, तो एक्वेटिक एम्फीबियन के केस में एक्सक्रीट क्या किया जाता है, अमोनिया। फिर आप देखें, एक्वेटिक एम्फीबियन के बाद एनसीईआरटी कहती है एक्वेटिक इंसेक्ट। क्या कहा है, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो कहा कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स यहां आते हैं। ड्रैगन फ्लाई देखिए, एक इंसेक्ट होता है, खूब बड़े बड़े पंख होते हैं। ड्रैगन फ्लाई लार्विवोरस होती है। कैसी होती है, लार्विवोरस। ठीक, तो ड्रैगन फ्लाई को अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल। जहां भी अगर मलेरिया के केसेस ज्यादा है, डेंगू चिकनगुनिया के, तो मॉस्किटो के लार्वा को फीड करने के लिए अपन यूज करते हैं ड्रैगन फ्लाईज। अब ये जो लार्वा है इन सबका डेवलपमेंट कहां होता है, पानी में। ड्रैगन फ्लाई भी ज्यादातर क्या होगा, पानी के आसपास ही पाई जाती है, पानी में ही रहती है, या इसका भी जो लार्वा है वो पानी में ही डेवलप होता है। तो ड्रैगन फ्लाई एग्जाम्पल किसका हुआ, एक्वेटिक इंसेक्ट का। ऐसे ही एक और होती है मे फ्लाई, आप मॉस्किटो के लार्वा ले लें। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, एक्वेटिक इंसेक्ट के। तो कई सारे इंसेक्ट हैं जो फुली एक्वेटिक होते हैं, ये एक्सक्रीट क्या कर रहे होते हैं बेटा, तो अपन ने कहा अमोनिया। अब इसके बाद पढ़ें, बोनी फिशेस से पहले एनसीईआरटी ने क्या लगाया है, मैनी वर्ड लगाया कि नहीं। बोनी फिशेस से पहले एनसीईआरटी ने क्या यूज किया, मैनी। अंडरलाइन करो, पेज नंबर 57 पे आ जाए। पेज नंबर 57 पढ़ें। ऑस्टिक थीस के अंदर क्या लिखा है कि मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं। ऑस्टिक थीस में लिखा है कि बोनी एंडोस्केलेटन है। यानी कि एनसीईआरटी जब कहती है बोनी फिशेस, तो बात किसके बारे में कर रही है, ऑस्टिक थीस के बारे में। बात किसके बारे में करी, ऑस्टिक थीस। आगे लगाया मैनी। ठीक, ऑस्टिक थीस में अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कहां पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों जगह पे। फिर लौट के आ जाओ पेज 290 पे, पढ़ेंगे क्या यहां पर यूरियोटेलिक के अंदर मैरीन फिशेस लिखा है। इसके अंदर क्या लिखा, मैरीन फिशेस। तो आप मुझे बता सकते हो कि मैनी बोनी फिशेस क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जो फ्रेश वाटर में है वो तो कैसी होती है, अमोनोटेलिक। वहीं पर जो मैरीन वाटर में है वो सब कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक। तो यहां जब एनसीईआरटी लिखती है मेनी बोनी फिशेस, तो मैनी बोनी फिशेस में यहां एनसीईआरटी का कहना है कि आप बात किसके बारे में करने वाले हैं,
फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में कि फ्रेश वाटर फिशेस में मोड ऑफ एक्सक्रीशन कौन सा रहेगा, अमोनोटैलिक। फिर आ जाओ पेज नंबर 56 पे वापस से, कॉन्डिक्टीज यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में देखेंगे क्या ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। बेटा अंडरलाइन कर लिया करो, ये सब चीज एनसीईआरटी की काम आएगी आगे तुम्हारे। तो अपन ने कहा कि कॉन्डिक्टीज में जितनी फिशेस आती हैं वो सबके सब एक्सक्लूसिवली कैसी हैं, मैरीन। तो समझना, जब मैंने कहा, ध्यान देंगे इधर, जब मैं कहता हूं मैरीन फिशेस तो मैंने कहा सारी कॉन्डिक्टीज और मैरीन बोनी फिशेस। मैंने क्या कहा है, सारी कॉन्डिक्टीज और मैरीन बोनी फिशेस। वहीं जब मैं कहता हूं मेनी बोनी फिशेस तो क्या मैं यहां मैरीन फिशेस की बात करता हूं, नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां लिख दिया है कि मैरीन तो इसके अंदर आती है। तो यहां पे फिशेस कौन सी आएंगी, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर फिशेस कैसी, अमोनोटैलिक। जबकि वहीं पर मैरीन फिशेस कैसी है बेटा, यूरियोटैलिक। मैरीन फिशेस के बाद क्या हम मैमल्स ले सकते हैं इसके अंदर, हमारे अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया ही है ना। तो हमने कहा कि हम इसके अंदर क्या ले लेंगे, मैमल्स। तो मैमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, यूरिया। अब यहां मैमल्स के बाद फिर इसके अंदर अपन और ले लेंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। क्या लिया एक और एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। तो जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं इनको हमने लिया, और अब बताएंगे इन सारे एनिमल्स में यूरिया कहां बनेगा बॉडी में, लिवर। यूरिया बनता कहां है, लिवर में। यूरिया बनेगा किससे, अमोनिया और CO2 से। बनाने वाले साइकिल का नाम ऑर्निथीन साइकिल। अब आ जाओ इधर, यहां समझना टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब, मेढक जब जमीन पे है तो ये कैसा है, यूरियोटैलिक है। पानी में चला गया अब कैसा हो जाएगा, अमोनोटैलिक। अब इधर आते हैं यूरिकोटैलिक पे। अभी हमने कुछ के नाम लिए थे ना, बोलेंगे जरा, पहले नाम किसका लिया था, रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स के बाद फिर आपने क्या कहा, लैंड स्नेल। लैंड स्नेल, आपने अपने गार्डन के आसपास एक लगभग इतना लंबा एक वर्म देखा होगा जिसकी बैक पे शेल होती है, वो लैंड स्नेल कहा जाता है। तो उसके केस में भी बेटा एक्सक्रीट क्या किया जाता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। आपने अगर देखा हो तो उसकी बॉडी एकदम चिकनी सी, बहुत गीली सी बॉडी होती है। तो बॉडी से वाटर लॉस वैसे ही काफी ज्यादा होता है, एक्सक्रीशन में और ज्यादा वाटर लॉस ना हो उसे कंपनसेट करने के लिए लैंड स्नेल कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। क्या आपने को इतनी बात समझ में आ गई, लिखें इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा, हाँ, क्योंकि एम्फीबियन हम जानते हैं कि इनमें ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ पाया जाता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। क्या बेटा, नहीं यूरिन नहीं बनता प्लेटिपस में, अभी रुको एक मिनट। हाँ हाँ,
लगभग नो सिग्निफिकेंट रोल है, कि लगभग जैसे अपन ने बात की थी ना ऑक्सीजन की रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, वैसे ही यहां है। एनी सिग्निफिकेंट फिर तो गलत ना। अगर डू नॉट नहीं लिखा होगा तो फिर तो स्टेटमेंट गलत। सिग्निफिकेंट हुआ तो गलत। अगर सिग्निफिकेंट कहा कि सिग्निफिकेंट रोल है तो गलत। कहा कि जो है कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है तो सही। लगभग कह दे कोई रोल नहीं है तो भी लगभग सही। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ, अच्छा हाँ, चलो ध्यान दें। प्लेटिपस के बारे में अगर अपन बात करें, बेटा एक बार पेज नंबर 60 पे आओ। पेज नंबर 60 पे आप देखो, ओवी पैरस में, मैमल्स में ऑर्निथोरिंकस का नाम लिखा है। ओवी पैरस में, मैमल्स में क्या लिखा है? ऑर्निथोरिंकस का नाम। अब देखेंगे मैमल्स के बारे में। आपने अभी यहां पे क्या कहा कि मैमल्स कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक कहा ना। मैमल्स कैसे हैं? यूरियोटेलिक। अभी हमने बात की थी कि जितने भी एग लेइंग एनिमल हैं और अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो उनके केस में होगा कि ये इनके अंदर एक्सक्रीट क्या होगा? यूरिक एसिड। तो अब दो बातें हैं। पहला कि जो प्लेटिपस है वो एक मैमल है, तो मैमल होने के नाते उसे इस कैटेगरी में आना चाहिए। वहीं पर जो प्लेटिपस है वो एक्सक्री प्लेटिपस के केस में क्योंकि ओवी पैरस है, तो ओवी पैरस होने की वजह से और टेरेस्ट्रियल होने की वजह से प्लेटिपस के अंदर एक्सक्रीट क्या होना चाहिए? यूरिक एसिड। तो दोनों में से होता क्या है? तो इसके केस में बेटा एक्सक्रीट होता है यूरिया। प्लेटिपस के केस में भी एक्सक्रीट क्या होगा? यूरिया। तो यानी कि सारे मैमल्स में एक्सक्रीट क्या होने वाला है? यूरिया। अब आप कहेंगे कि यूरिया के बावजूद जिंदा कैसे रहेगा? तो प्लेटिपस को अगर अपन देखें तो प्लेटिपस को हम कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सेमी एक्वेटिक, यानी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रहता है पर एक्वेटिक कंडीशन में भी। ये अपने जो एग्स ले करता है वो लगभग मॉइस्ट एनवायरमेंट के अंदर ले करता है, वाटर के आसपास। एग के ऊपर जो कवरिंग है ये कंपेटिबली पतली होती है, यानी कि स्पंजी रहेगी और हल्की सी लेदरी होती है, यानी कि इट इज परमिएबल फॉर वाटर। तो इसकी वजह से जो यूरिया है वो एग से कंटिन्यूअसली क्या होता है? बाहर निकलता रहता है या बाहर के एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज होता है। तो इस वजह से प्लेटिपस होता कैसा है? यूरियोटेलिक। स्टिल इट इज एग लेइंग। तो अपन ध्यान रखेंगे कि वहां जो ओविपेरस कहा है उसकी वजह से हम इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चेंज करके यूरिक एसिड नहीं करेंगे। प्रोडक्ट इसके अंदर क्या रहने वाला है? यूरिया। इतनी बात क्लियर? फिर आएंगे आगे। अब आ जाते हैं पेज नंबर 291 पे, जहां एनसीईआरटी ने बात की है बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहली लाइन पढ़ें। पहली लाइन में एनसीईआरटी लिखती है कि एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं दे कैन बी आइदर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। क्या कहा बेटा सबसे पहले? कि ये क्या हो सकते हैं? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म हो सकते हैं। तो कहा कि दे कैन बी सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, या फिर कहा कि ये हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, या फिर क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यानी कि समझिए सारे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कॉमन बात क्या है? तो कॉमन बात यह है कि चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो,
हमेशा स्ट्रक्चर होती कैसी है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहेगी। फिर आपने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है किडनी। एग्जाम्पल क्या है अपने पास? किडनी। यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन है वो सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर? कैसी स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। अगला पेज पलटो, अगले पेज पे देखिए नेफ्रॉन के बारे में क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। नेफ्रॉन में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर लिखा कि नहीं? मिला? करो अंडरलाइन। नेफ्रॉन कैसी स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो आपने कहा कि इट कैन बी आइदर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म या फिर क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल किडनी। अब ये किडनी पाई कहां जाती है? तो इसमें कहा कि ये मौजूद होगी कहां पर बेटा? वर्टिब्रेट्स में। किसके अंदर पाई जाएगी? वर्टिब्रेट्स। वहीं पर यहां देखिए जो सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर पाई जाती है? इनवर्टिब्रेट में। किसके अंदर पाई जाएगी? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाएगी। यहां पे अभी हम एक बात और करेंगे कि आपको कैसे घुमाया जा सकता है, फिर ध्यान देंगे। अब सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में पहले हम एक बार एनिमल किंगडम में जितनी स्ट्रक्चर दी है वो हम एनिमल किंगडम से रिवाइज करते हैं। ठीक, सबसे पहले बोलो पॉरीफेरा में एक्सक्रीशन कौन करता है? कैनाल सिस्टम। काम किसका है? कैनाल सिस्टम। बोलेंगे कैनाल सिस्टम का नाम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर वेस्कुलर सिस्टम? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैनाल सिस्टम को क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इसका काम था रिमूवल ऑफ वेस्ट। फिर आपने कहा कि इसके बाद आता है निडेरिया और टीनोफोरा। दोनों के अंदर रिमूवल होगा बॉडी सरफेस के थ्रू। किससे रिमूवल होगा? बॉडी सरफेस। एनसीईआरटी खोल लो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। फिर इसके बाद अब आप देखिए आगे अब बात करें, अगला फाइलम कौन सा आता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस। पढ़े क्या यहां पे फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया है? एक्सक्रीशन कौन करेगा? फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया। एसके हेल्मिन्थेस में देखिए क्या यहां पे लिखा है एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर? एसके हेल्मिन्थेस में कौन करेगा? एक्सक्रीटरी ट्यूब या एक्सक्रीटरी पोर। फिर इसके बाद एनिलिडा में देखो नेफ्रीडिया दिया है कि नहीं? एनिलिडा में नेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा में देखिए मेल्पीगियट टिब्यूल का नाम है। आर्थ्रोपोडा में प्रॉन का डायग्राम दिखा। इसके अंदर एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड है? एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। और यहीं पे स्कॉर्पियन दिखा। स्कॉर्पियन के अंदर होती है कॉक्सल ग्लैंड। अब आ जाओ मोलस्का में, देखेंगे लाइन एनसीईआरटी की, फेदर लाइक गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। गिल्स का रोल मिला। गिल्स कहां है? मेंटल कैविटी के अंदर है और ये रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में। तो यानी कि मोलस्का में एक्सक्रीशन किसने किया? गिल्स ने। फिर आ जाओ इकाइनोडर्मेटा पे, लाइन ढूंढो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। पहले लाइन ढूंढो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, मिली? फिर देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन में लिखा है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये क्या करेगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी कि यहां एक्सक्रीशन किसने किया? वाटर वेस्कुलर सिस्टम ने। हेमिकॉर्डिटा में देखो क्या प्रोबोसिस ग्लैंड का नाम मिला? प्रोबोसिस ग्लैंड किसमें हेल्प करेगी? एक्सक्रीशन में। वहीं पर कॉर्डिटा के अंदर वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है? तो ये काम किसका हो गया? किडनी का। अब आ जाओ यहां एनसीईआरटी पे, वापस से आ जाते हैं पेज 291 पे। सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में देखिए पहला नाम लिया है बेटा फ्लेम सेल का। पहला नाम किसका है? फ्लेम सेल। एक और नाम इसका प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लेम सेल का एक और नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। ये जो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया है ये कहां पर पाई जाती है? तो आपने कहा कि फ्लेम सेल मौजूद होती है इन केस ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस। कहां पर है बेटा? प्लेटिहेल्मिन्थेस में। देखो प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जांपल में प्लेनेरिया लिया है। क्या आपने को याद हो गया प्लेनेरिया कौन से फाइलम में आएगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद रोटीफर्स लिखा है। क्या आप रोटीफर्स जानते हैं क्या चीज होती है? रोटीफेरा
एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। रूटीफेरा एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। ये एनिमल एस्केल्मेंथिस और प्लेटीहेल्मिन्थिस के बीच में रखे जाते हैं। एनिमल स्यूडोसीलोमेट होते हैं। दे आर आइदर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जनरली इनकी जो लंबाई है वो लगभग 1 या 2 मिलीमीटर के आसपास होती है। तो अपन ने कहा कि 1 मिलीमीटर से थोड़े कम भी हो सकते हैं और 1-2 मिलीमीटर तक। तो आपने कहा माइक्रोस्कोपिक होंगे या फिर सब माइक्रोस्कोपिक। तो रोटीफर्स का मतलब है कौन से फाइलम के मेंबर? फाइलम रोटीफेरा के मेंबर्स को यहां पर कहा गया है रोटीफर्स। यहां समझना, ये नाम 2 वर्ड से आया है। पहला वर्ड है यह रोटा। रोटा वर्ड का लैटिन में मतलब होता है व्हील, और फिर आया फर्स या आया फेरा वर्ड से। तो फेरा वर्ड का मतलब है बियरिंग। इन एनिमल्स में माउथ के पास एक व्हील ऑर्गन पाया जाता है। तो व्हील ऑर्गन होने की वजह से इन मेंबर्स को नाम क्या मिला है? रोटीफर्स कहा जाता है, या फाइलम को हम क्या बोलते हैं? रोटीफेरा। तो पहला क्या लिया? प्लेटीहेल्मिन्थिस। अगला क्या लिया? रोटीफर्स। रोटीफर क्या होते हैं समझ में आया? बोलो रोटीफर्स के बारे में। पहला पन्ने का कितने बड़े होते हैं? लगभग 1 to 2 मिलीमीटर। सीलोम के बारे में मैंने एक बात कही थी, कैसे होते हैं? स्यूडोसीलोमेट है। और इनमें क्या पाया जाता है? व्हील ऑर्गन पाया जाता है। फ्रेश वाटर में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ एक मेंबर मैरीन वाटर में रिपोर्ट किए जाते हैं। रोटीफर्स के बाद फिर एनसीईआरटी ने लिखा है सम एनिलेट मिला। क्या लिखा? सम एनिलेट्स। तो कुछ प्रिमिटिव एनिलेट्स हैं, या अपन बात करें कुछ एक्सटिंक्ट एनिलेट हुआ करते थे, जिन एनिलेट्स के अंदर ये प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता था। अभी अगर आपसे कभी कहा जाएगा कि एनिलिडा में क्या है, तो एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आप फ्लेम सेल का नाम नहीं लेंगे। आप नाम हमेशा किसका लेंगे? नेफ्रीडिया का। एनिलिडा के मेंबर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन? नेफ्रीडिया। सम एनिलिड के बाद फिर एनसीईआरटी कहती है सिफेलोकॉर्डेट। एग्जांपल बताएं, क्या लिखा है? एम्फिऑक्सस है। नाम बताओ इसका दूसरा क्या होता है? एम्फिऑक्सस का दूसरा नाम ब्रेंकियो। कौन बोला लैम्प्री? नाम होता है ब्रेंकियोस्टोमा। नाम क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा। बेटा बोला करो, रटना तुम्हें है ये सब, मुझे नहीं याद करना है। नीट का एग्जाम देने मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे। तो ये सारी चीजें याद तुम्हें होनी चाहिए। बोलो प्लेटीहेल्मिन्थिस में अभी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल कौन सा लिया? प्लेटीहेल्मिन्थिस में एग्जाम्पल। वहीं पर सिफेलोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल क्या लिया? एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस का दूसरा नाम क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा। अब यहां पर अगला पढ़ें। फ्लेम सेल में कहा कि फ्लेम सेल का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो रोल किसमें है? एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन? तो कहा कि फ्लेम सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो इनका जो मेन काम है वो क्या होता है बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर एक्सक्रीशन परफॉर्म करना, ये किसका काम होगा? बॉडी सरफेस का। किसका काम है? बॉडी सरफेस का। अब यहां समझना एनसीईआरटी की एक ट्रिक, या जहां तुमसे गलती कराई जा सकती है। क्या लिखा है यहां? इनवर्टिब्रेट। और यहां पर क्या लिखा? वर्टिब्रेट। बताएं जरा, अगर मैं यहां पर कॉर्डेट लिख दूं तो ये सही होगा कि गलत? अब बताओ क्यों होगा गलत? क्योंकि आपने सिफेलोकॉर्डेटा को कहां रखा था? यहां पे। सिफेलोकॉर्डेटा को कहां रखा? इधर। तो इसलिए वहां एग्जाम्पल में क्या मैं लिख सकता हूं कि सारे कॉर्डेट में किडनी पाई जाती है? क्या मैं लिख सकता हूं सारे कॉर्डेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है? नहीं। आप क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट के अंदर है। तो एनसीईआरटी ने यहां क्या लिखा है? वर्टिब्रेट की कॉर्डेट। बोलो क्या लिखा? किडनी किसमें? वर्टिब्रेट में की कॉर्डेट? वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। फ्लेम सेल के बाद फिर यहां पे अगला ऑर्गन देखते हैं। तो अगला ऑर्गन एनसीईआरटी ने क्या लिया बेटा? नेफ्रीडिया। सो नेक्स्ट वन इज नेफ्रीडिया। अब ये जो नेफ्रीडिया है इसके बारे में आप देखिए कहां पर पाया जाता है? एनिलिडा में। नेफ्रीडिया कहां है? एनिलिडा में। बोलो एनिलिडा में एग्जांपल यहां क्या लिया? अर्थवर्म।
अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम बोलेंगे फेरिटिमा। बोलो, अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम, अर्थवर्म का नाम फेरिटिमा। फेरिटिमा किसके अंदर आता है? एनिलिडा में। तो अर्थवर्म या फेरिटिमा कहां आएगा? एनिलिडा में। तो नेफ्रीडिया किसके अंदर? एनिलिडा में। आपने कहा फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया कहां? प्लेटिहेल्मिन्थिस, रोटिफर, सम एनिलिड और सेफेलोकॉर्डेट। नेफ्रीडिया के बाद अगली स्ट्रक्चर आती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। बोलेंगे कहां पर? तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल आपने कहा कि ये पाई जाती है इंसेक्ट्स में। समझना, इंसेक्ट होना और आर्थ्रोपोड होना दो अलग अलग बातें हैं। इंसेक्ट होना और आर्थ्रोपोड होना ऐसे ही अलग बातें हैं जैसे कि कॉर्डेट होना और वर्टिब्रेट होना। ध्यान रखें, जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब तो आर्थ्रोपोड हैं, पर सारे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट नहीं होते हैं। इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास का नाम है। इसीलिए जब अगर पढ़ो तो एकदम आंखें खोल के पढ़ो कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो आर्थ्रोपोड लिखा है कि इंसेक्ट? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल किसमें? इंसेक्ट के अंदर। कहां पाई जाएगी? इंसेक्ट में। कॉकरोच आपको दिया होगा पेज नंबर 111 पे। कॉकरोच में देखो इसकी एलिमेंट्री कैनाल दी है। एलिमेंट्री कैनाल में मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे पतली पतली ट्यूब्यूल दी हैं। ये जो बेटा, ये कॉकरोच नहीं है, ये केंचुआ है। क्या कर रही हो तुम? ये तो पाप लगेगा तुम्हें। एलिमेंट्री कैनाल वाला डायग्राम मिला? एलिमेंट्री कैनाल में देखो, क्या आपको मेल्पिगियन ट्यूब्यूल दिखाई दी? बेटा अगले पेज पे उधर देखो, वो रहा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। कम से कम चित्र, पेज नंबर कितना है? 113 ना। चलो, तो पेज नंबर 113 पे ऊपर वाले डायग्राम में देखें। आपने कहा मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या है? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो यहां पे एक्सक्रीशन कौन परफॉर्म करता है बेटा? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। नई वाली एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं है, तो उसमें ढूंढने की कोशिश ना करें। ठीक, तो अपन ने कहा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल ये कहां पाई जाती है बेटा? इंसेक्ट में। किसके अंदर होती है? इंसेक्ट्स में। फिर अगला, यहां पे नाम लिया है एंटेनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड का। किसका नाम आया? एंटेनल ग्लैंड। एंटेनल ग्लैंड क्योंकि बेटा एंटेना के बेस के पास पाई जाती है। फिर वापस से जो आर्थ्रोपोडा में भी हमने देखा था ना प्रॉन का डायग्राम, प्रॉन के डायग्राम पे आ जाओ। पेज नंबर 53-54 के आसपास होगा कुछ। प्रॉन पे आ गए? प्रॉन में देखो एंटीना दिखा। प्रॉन में आगे की तरफ एंटीना दिख रहा है। यहां एनिमल में एंटीना के बेस के पास ये ग्लैंड पाई जाती है। एंटीना के बेस के पास ग्लैंड होने की वजह से इसको नाम क्या दिया जाता है? एंटीनल ग्लैंड। और ये ग्लैंड अपने रंग में होती है हरी। तो हरी होने की वजह से इसको और क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड। फिर लौट के आएंगे 291 पे। एनसीईआरटी ने क्या लिखा यहां पर कि ये किसमें है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। किसके अंदर है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर। यहां एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में एग्जाम्पल है आपके पास प्रॉन। एग्जाम्पल क्या है? प्रॉन। और ये प्रॉन पाया आता है बेटा क्लास क्रस्टेशिया में। प्रॉन की क्लास का नाम क्या है? क्रस्टेशिया। तो देखो क्या क्रस्टेशियन वर्ड लिखा है? क्रस्टेशियन का मतलब हुआ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लास क्रस्टेशिया के मेंबर के बारे में। तो ऑर्गन्स में कहा फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, एंटेनल ग्लैंड है। अब एनसीईआरटी की जो चीजें रह गई उनको अपन अगर देखें, एक तो एस्के एल्मेंथिस की एक्सक्रीटरी ट्यूब की अभी बात नहीं करी एनसीईआरटी ने यहां। दूसरा, हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जा रही थी उनकी बात नहीं करी। तो ये दो चीजें हम अलग से याद रख लेंगे जो एनसीईआरटी में है पर यहां नहीं है। एक तो अपन ने कहा एक्सक्रीटरी ट्यूब किसके अंदर? एस्के एल्मेंथिस में। तो आपने कहा कि एक्सक्रीटरी ट्यूब किसके अंदर है? एस्के एल्मेंथिस में है। और वहीं पर आपने कहा कि प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है
और ये जो प्रोबॉसिस ग्लैंड है ये किसके अंदर होती है? तो आपने कहा कि प्रोबॉसिस ग्लैंड पाई जाती है हेमीकॉर्डेटा में। ये कॉर्डेटा के दो एग्जाम्पल और रह गए थे। तो देखिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? डन। चलो फटाफट लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। फ्लेम सेल बेटा जो अगर हम देखें तो फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये फ्लेम सेल है। ये जो फ्लेम सेल का बेस है, कई सारी फ्लेम सेल्स मिल करके क्या करती हैं? एक ट्यूब्यूल जैसी बना लेती हैं। फ्लेम सेल से क्या होता है कि कई सारे सिलिया बाहर निकलते हैं। ये सिलिया एक साथ कंबाइन करते हैं और इनके एक साथ कंबाइन करने की वजह से जब ये एक साथ हिलते हैं तो ये काफी कुछ हद तक आपको एक फ्लेम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे अगर अपन बात करें कैंडल की जो फ्लेम है वो स्टैटिक तो नहीं होती, हिलती रहती है, तो कुछ वैसी ही फ्लेम जैसी आपको दिखती है। दैट्स व्हाई द सेल इज नेम्ड एज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का दूसरा नाम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। एक नाम इसको और भी दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट, पर यह नाम एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। तो अपन ने कहा कि इसका एक और नाम क्या है बेटा? सोलेनोसाइट भी कहा जाता है। तो ये प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है। हाँ, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट लिखा है ना। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा अभी आप बात कर चुके हैं कि जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या था? अमोनिया। जब अगर वहां अमोनिया है तो मेलपिगियन टिब्यूल का रोल रह जाएगा? नहीं, वहां पे रिमूवल किससे हो जाएगा? बॉडी सरफेस। तो इसलिए मोस्ट ऑफ इंसेक्ट। चलिए एक बार अपन रिवाइज करते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। बताओ, एनिमल्स क्या क्या एकोमुलेट करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। कितनी चीजें एकोमुलेट करी? 6। इनमें से एक्सेस इंजेशन से कौन कौन आया? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। बाकी चारों किससे? मेटाबॉलिज्म से। इनका रिमूवल कैसा होगा? टोटल या फिर पार्शियल? बोलेंगे टोटल रिमूवल में नाम किस किस का? अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2। ठीक। बाकी तीनों चीजें किसमें? पार्शियल रिमूवल। फिर अपन ने कहा कि एनिमल्स में अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टोटल 3 होते हैं कि मेनली 3? पहले का नाम, दूसरा, तीसरा। अमोनिया के रिमूवल में किडनी का रोल नहीं, रिमूवल या तो बॉडी सरफेस या फिर गिल सरफेस से होता है। यूरिया का फॉर्मेशन बॉडी में कहां होता है? लिवर। इसी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां? हेपेटिक वेन में। और मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया रीनल वेन के अंदर होगा। फिर आपने कहा यूरिक एसिड को केमिकली अपन क्या कहते हैं? 2,6,8 ट्राईऑक्सी ब्यूरेन। नाम क्या है? 2,6,8 ट्राईऑक्सी प्यूरिन यूरिक एसिड का नाम है। तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन? सबसे कम? वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले 3 एनिमल्स एनसीईआरटी ने कौन कौन से लिखे? एक्वेटिक, एम्फीबियन, एक्वेटिक, इंसेक्ट। बोनी फिशेस में ऑल की मेनी, मेनी बोनी फिशेस। किसके बारे में यह बात की? फ्रेश वाटर की, मेरीन? फ्रेश वाटर की यहां बात करी। फिर इसके बाद अगला आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में पहला एग्जांपल क्या लिया? मैमल्स। पहला क्या लिया? मैमल। फिर टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, और थर्ड कौन लिया? मेरीन फिशेस। इनके अंदर एक्सक्रीट होता है यूरिया। फिर कहा यूरिक एसिड। कितने एग्जांपल लिए यहां? 4। पहला क्या लिया? रेप्टाइल, दूसरा बर्ड, तीसरा इंसेक्ट, और चौथा लैंड स्नेल।
तो यानी कि एग्जाम्पल कितने लिए हैं? 334, 3 3 4। अमोनोटेलिक के 3, यूरियोटेलिक के 3 और यूरिकोटेलिक के 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिए थे। एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कितने टाइप के? 2। पहला आपने कहा सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म और दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? किडनी। कहां है? कॉर्डेट में कि वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या पाई जाती है? किडनी। वहीं पर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में सबसे पहला एग्जांपल लिया प्रोटोनेफ्रीडिया, किसके अंदर? प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में एनसीईआरटी ने एग्जांपल कौन सा लिया? प्लेनेरिया। फिर अगला रोटीफर्स, सम एनिलेड और फिर सिफेलोकॉर्डेटा। एग्जांपल बोलेंगे एम्फिऑक्सस। फिर आपने कहा कि अगला आता है नेफ्रीडिया, कहां पर है? एनिलिडा में। और एनिलिडा का एग्जांपल अर्थवर्म। जूलॉजिकल नेम बोलो? फेरिटिमा। फिर आपने कहा मेल्पिगियन टिब्यूल, किसके अंदर? इंसेक्ट्स में है। और फिर कहा ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड यानी कि प्रॉन में है, जो कि आता है क्लास क्रस्टेशिया के अंदर। तो इतनी जमा टोटल बात आज अपन ने करी। अब इसके बाद कल अपन स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, इनके अंदर क्या क्या बातें अपने को याद रखनी है, तो वो सब बात करेंगे अपन अब कल। अब वो पेज मुझे दो, कहां है? किसके पास है पेज? तुम्हारा नाम रह गया? लिखो। लिख गया ना?